हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। के इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, या फिर इंश्योरेंस के क्या क्या असूल होते हैं जिस पे इंश्योरेंस बेस्ड होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है और एक एक प्रिंसिपल पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप मेरी ओरिजिनल वॉइस वीडियो की सेटिंग्स में जाके सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज़ अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेन लॉस और रिस्क। ये तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या अपने रिस्क जो भी हमें लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द इक्विटेबल ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क फ्रॉम वन एंटिटी जो कि इंश्योर्ड पर्सन है टू अनदर दैट इज़ इंश्योरर इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। तो जो बंदा इंश्योर्ड है वो इंश्योरर को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है और अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है। However, for an insurance contract to be valid and legally enforceable, certain फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड। मगर ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इसको वैलिड बनाने के लिए और एनफोर्स करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो प्रिंसिपल्स नहीं हुए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। दीज आर नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दीज प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड बट ऑल्सो मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंश्योरेंस सिस्टम। ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं और अगर ये प्रिंसिपल्स ना हो तो इंश्योरेंस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। समझ की बात। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, मैंने एक एक प्रिंसिपल की थोड़ी डिटेल लिखी है ताकि अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तब भी आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड टू एक्ट ऑनेस्टली and disclose all material facts related to the insurance contract। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में ऑनेस्ट होने चाहिए और जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की या जिससे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में सारी डिटेल्स एक दूसरे से शेयर करें। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने चला गया, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले ली मान लो 50 लाख की, ठीक है, तो 5-10 दिन के बाद ही मेरे को मतलब हार्ट अटैक आ गया। तो मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाके मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम लिया और इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आए, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आए, उन्होंने कहा आपने हमें पहले तो बताया ही नहीं था कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो कहने की बात ये कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेंगे A to Z, चाहे आप स्मोकर हैं नहीं हैं, लीकर पीते हैं नहीं पीते, जो भी करते हैं आप सारी डिटेल देंगे उनको, तभी वो आगे आपकी पॉलिसी को अच्छी तरह चला पाएंगे। अगर आपने कुछ झूठ बोला और बाद में उनको पता लग गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि इंश्योरर को, जो पॉलिसी होल्डर है, और जो इंश्योर्ड है मतलब इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योर्ड है मतलब कि पॉलिसी होल्डर, दोनों एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं। द इंश्योर्ड मस्ट रिवील ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स दैट मे अफेक्ट द रिस्क। वो सारी की सारी बातें बताएगा। ठीक है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप स्मोकर हो कि नहीं हो, आप ड्रंकर्ड हो कि नहीं, मतलब ड्रिंक करते हो या नहीं करते, सारी बातें। ठीक है, द इंश्योरर मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन द टर्म्स, एक्सक्लूजन्स एंड कंडीशंस। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी सब कुछ क्लियरली बताएगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस किस सिचुएशन में उसको पैसा मिलेगा, किस किस सिचुएशन में उसको पैसा नहीं मिलेगा। फेलियर टू डिस्क्लोज फैक्ट्स कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स और कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी। अगर हमने सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को, तो अगर हम क्लेम करने जाएंगे तो वो क्लेम कैंसिल हो जाएगा। समझ की बात। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, A person applying for health insurance must disclose any existing medical conditions। तो कोई भी उसकी existing medical conditions है उसको पहले से बतानी पड़ेगी, कहीं उनको बाद में पता लगा तो फिर वो आपका क्लेम पास नहीं करेंगे। अगर पहले से बताओगे तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ लीगल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस।
मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, उसके अंदर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। समझने की बात? इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा अपनी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली और मेरा अपनी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पहले ही सुसाइड करने को फिर रहा हूँ और 2 दिन पहले मैंने पॉलिसी करा ली और बाद में ये प्रूव हो गया कि ये तो जी दिमाग इसका थोड़ा साइकेट्रिक टाइप था, ये तो खुद ही सुसाइड करने लग गया, तो उस केस में पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने खुद ही सुसाइड कर ली और आपको लाइफ इंश्योरेंस के पैसे वो दे देंगे। समझ की बात? इस टाइप का नहीं होगा। जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उसमें आपका जो है इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट द पॉलिसी होल्डर सफर्स अ रियल लॉस इफ़ द इंश्योर्ड इवेंट अकर्स। जो भी इंश्योर्ड इवेंट अकर होगा तो असल में लॉस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको लॉस ही नहीं हुआ और दिखा दिया लॉस हुआ और कंपनी से फालतू के पैसे ले लिए। अब इसमें की पॉइंट्स कौन से? विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जिसमें हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की पॉलिसी करा लेते हैं, फिर उसको जान से मार देते हैं। तो बाद में इंश्योरेंस एजेंट उनकी पूरी पिक्चर में तहकीकात करता रहता है और बाद में प्रूव कर देता है कि इसने तो खुद ही मारा है। तो मतलब लेडी भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, दोनों में से किसी ने भी दूसरे को खुद मारा है इंश्योरेंस की रकम के लिए। तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद ही उनके मन में लालच आ जाता है और तभी दूसरे को मारते हैं। समझिए बात? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट द इंश्योरेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ द लॉस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। कहने की बात ये कि भाई आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। किसी भी टाइप की इंश्योरेंस ले लो। मैंने कार की इंश्योरेंस ली तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब मैं अपनी कार से प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मैं जाते जाते कभी दीवार पे मार रहा हूँ, कभी खंबे पे मार रहा हूँ, कभी इस पे मार रहा हूँ। मेरे को अपनी कार से प्यार नहीं है और मैं खुद ही उसका एक्सीडेंट करके कंपनी से पैसे ले जा रहा हूँ। उस केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन इंश्योर देयर ओन हाउस नॉट देयर नेबर्स हाउस। मैं अपने नेबर हाउस को थोड़ा ना इंश्योरेंस कराऊंगा। अगर मैं अपने नेबर के हाउस की इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है उसमें? मैं तो खुद ही आग लगा के उससे पैसे ले लूँगा। समझ की बात? तो कहने की बात ये है कि किसी भी पर्सन की इंश्योरेंस तभी मानी जाएगी जब वो ऐसी चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस लेता है जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो। समझ की बात? वो खुद ही मतलब ख़राब करने को ना तुलाओ, या किसी और के इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए हम इंश्योरेंस नहीं लेते। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। This principle ensures that the insured is compensated only to the extent of the loss incurred and not to make profit. इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंश्योरेंस है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आपको जितना नुकसान हुआ उसके पैसे आपको मिलेंगे, ना कि नुकसान से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाने के लिए ले लो। ठीक है, समझ की बात? तो इंश्योरेंस कभी भी एक प्रॉफिट कमाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंश्योरेंस आपके लॉस को कंपनसेट करने का इंस्ट्रूमेंट है। अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है और मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो मेरी गाड़ी की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि गाड़ी मेरी थी 10 लाख की और मैंने 2 जगह इंश्योरेंस कराई हुई है, मुझे 15 लाख 20 लाख मिल गए। ठीक है, अब इसमें से की पॉइंट्स क्या हैं? द पर्पज़ इज़ टू रीस्टोर द इंश्योर्ड टू देयर ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन। इंश्योरेंस लेने का मकसद क्या था कि जो पोजीशन उसकी पहले थी, मतलब इवेंट होने से पहले, वही पोजीशन उसकी बाद में क्रिएट करनी है अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है तो। ठीक है, उससे बढ़िया पोजीशन पे नहीं जाना। ऐसे तो हर कोई इंश्योरेंस लेके अपना डबल ट्रिपल नुकसान करा के उससे डबल ट्रिपल पैसे ले लेगा। इट अप्लाइज मेनली टू जनरल इंश्योरेंस, दैट इज़ प्रॉपर्टी, मोटर, फायर एट्सेट्रा। तो ये जनरल इंश्योरेंस पे अप्लाइड होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, नो वन कैन क्लेम मोर दैट द एक्चुअल लॉस। सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी बंदा जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा क्लेम करता है और इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको फ्रॉड के चक्कर में 1 भी रुपया नहीं देगी या उससे पैसे निकलवा लेगी बाद में केस करके उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर कार इज़ डैमेज in an accident and the loss is rupees 50,000, you cannot claim 1 lakh from the insurer. इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आएंगे, सर्वेयर आपका देखेंगे क्या क्या लॉस हुआ है, आप उससे जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा नहीं रिकवर करवा सकते। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज when the insured
हैज़ टेकन मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। अगर आपने एक ही चीज़ के लिए दो या दो से ज़्यादा पॉलिसीज़ ली हुई हैं तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाता है। मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है वो उन तीनों कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 लाख की कार ली और उसकी इंश्योरेंस करवा दी, अभी नई कार है, मैंने 3 कंपनियों से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी कार चोरी हो जाए तो तीनों से 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। उस केस में तो मुझे प्रॉफिट हो गया 20 लाख का। तीनों कंपनियों से मुझे उतने पैसे मिलेंगे जितना मैंने प्रीमियम दिया उसके हिसाब से, मगर मुझे टोटल मिलेगा 10 लाख ही। समझ की बात? In the event of a loss, the insured can claim from all the insurers, but the total claim cannot exceed the actual loss। कि जो टोटल क्लेम होगा वो मेरे एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। उस केस में तो प्रॉफिट हो गया मेरे को, और इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होती। की पॉइंट्स क्या हैं? प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट्स। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कहीं प्रॉफिट ही ना कमाने लग जाए इंश्योरेंस पॉलिसी से, इस वजह से ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है उसको प्रॉफिट कमाने से रोकता है। ठीक है, ऑल इंश्योरर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली टू द क्लेम। वही जो मैंने बात बताई थी, जितना जितना प्रीमियम है उसी के हिसाब से वो जो टोटल लॉस हुआ है उसका कुछ परसेंटेज देंगे और उसका टोटल लॉस पूरा कर देंगे। एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹10 lakhs is insured with 2 companies for 6 lakhs and 4 lakhs respectively, and suffers a loss of 5 lakh, the companies will pay 3 lakhs and 2 lakhs respectively। कोई भी एक प्रॉपर्टी है 10 लाख की थी, आप एक कंपनी के पास गए, आपने 6 लाख की इंश्योरेंस करा ली, दूसरी कंपनी के पास गए तो 4 लाख की इंश्योरेंस करा ली, और उस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया ड्यू टू फायर या किसी भी वजह से जिसकी इंश्योरेंस ली थी 5 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, तो एक कंपनी आपका 3 लाख देगी और एक कंपनी 2 लाख देगी। जहाँ पे हमने 6 लाख का इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी 3 लाख देगी, और जहाँ पे हमने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी 2 लाख देगी। तो दोनों को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके हमारा जो टोटल लॉस है वो 5 लाख का वो पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक 6 लाख देगा एक 4 लाख देगा, अपने देगा, ऐसे नहीं होगा। जितना लॉस हुआ है उसका कुछ परसेंटेज दोनों या तीनों जितनी भी आपने कंपनियों से पॉलिसी ली हुई है वो सबका मिक्स करके वो देंगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट कमाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बताना चाहता है ये पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड, द इंश्योरर गेन्स द लीगल राइट टू रिकवर लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी बंदा कंसर्न बंदा है, इंश्योर्ड बंदा है, उसको एक बार कंपनसेट कर दिया, तो अब जो कंपनीज हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उससे पैसे निकलवाएंगी। समझ की बात? जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उससे पैसे निकलवाएंगी, जैसे मर्जी निकलवाएं, उसके ऊपर केस वगैरह डाल देंगी। की पॉइंट्स, इट प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम रिसीविंग डबल कंपनसेशन। इससे जो इंश्योर्ड है वो डबल कंपनसेशन नहीं ले सकता कि भाई मेरा, एग्जाम्पल के तौर पे कोई गाड़ी वाला आया, उसने एक्सीडेंट कर दिया मेरी गाड़ी का, मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया, मैंने तो कंपनी से क्लेम ले लिया। अब कंपनी से तो क्लेम मैंने ले लिया, जिसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया उससे भी ज़बरदस्ती क्लेम ले लिया। समझ की बात? उससे भी पैसे खा लिए मैंने, ऐसा नहीं होगा। समझ की बात? इट हेल्प्स द इंश्योरर टू रिकवर द अमाउंट पेड फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। अब जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसकी गलती है, उससे कंपनी निकलवाएगी पैसे उसके ऊपर केस करके। समझ की बात? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार insured with a company A is hit by another vehicle and the insurer pays the damage costs, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने सारी डैमेज कॉस्ट दे दी है, द इंश्योरर कैन सू द नेग्लिजेंट ड्राइवर टू रिकवर द अमाउंट। अब इंश्योरर क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी जो नेग्लिजेंट ड्राइवर है उसके ऊपर केस करेगा, ताकि उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ ना तो उससे सारे पैसे निकलवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, दैट इज कॉजा प्रॉक्सिमा। Very important. This principle identifies the nearest and most direct cause of the loss to determine if it is covered by the insurance policy. Causa proxima का simple words में मतलब होता है कि जो भी एक्सीडेंट या फिर जो भी इवेंट हुआ है उसका कोई प्रॉपर कॉज होना चाहिए, रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए, कोई डायरेक्ट कॉज होना चाहिए। समझ की बात? आप ऐसे नहीं कहोगे कि भाई फ़लाँ जगह की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, वैसा हुआ, इस वजह से हुआ। डायरेक्ट होना चाहिए कि गाड़ी लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। समझ की बात? तो डायरेक्ट कॉजेस होना चाहिए, डायरेक्ट कॉज। की पॉइंट्स क्या हैं? नॉट एवरी रिमोट कॉज इज़ कंसिडर्ड, मतलब दूर पार के रीजंस अगर दोगे तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे सारे के सारे, कुछ हो सकते हैं। द लॉस मस्ट बी डायरेक्टली एंड रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इंश्योर्ड पैरल।
सिंपल वर्ड्स में जो भी लॉस होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए इंश्योर्ड, जो एक्ट इंश्योर्ड है उससे डायरेक्टली रिलेशन होना चाहिए, दूर पार का रिलेशन नहीं। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड लीड्स टू डैमेज, फायर इज़ द प्रॉक्सिमेट कॉज एंड क्लेम इज़ वैलिड अंडर द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के अंडर क्लेम होगा क्योंकि फायर लगी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से या किसी भी वजह से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगी और आपने फायर इंश्योरेंस ली हुई है तो वो तो डायरेक्ट कॉज है, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा घर है चंडीगढ़ में, अमेरिका में आग लगी, वहाँ से धुआं उठ के ये हो गया वो हो गया और फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, ऐसी बातें नहीं करोगे, डायरेक्ट कॉज होना चाहिए। तो कॉजा प्रॉक्सिमा कहता है कि जिसलिए आपने इंश्योरेंस ली हुई है उसका डायरेक्ट कॉज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, very important. After the occurrence of an event, the insured must take all reasonable steps to minimize the loss or damage. प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन कहता है कि एक बार अगर हो गया कोई इवेंट, आप पूरे के पूरे स्टेप्स लोगे जिससे आपका लॉस मिनिमाइज हो सके। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो आपने सारे के सारे इंतज़ाम किए हैं कि अगर आग लगी तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होगा, आप पानी से आग बुझाने की कोशिश करोगे, रेत फेंक के बुझाने की कोशिश करोगे, ऐसे पूरे के पूरे स्टेप्स लोगे ताकि लॉस मिनिमाइज हो सके। अगर कंपनी को ये शक हो गया कि भाई इसने तो अपने लॉस को खुद ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, तो आपका जो क्लेम है वो पास नहीं होगा। की पॉइंट्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड कि वो अपने लॉस को मिनिमाइज करे, जो इंश्योर्ड पर्सन है। द इंश्योरर कंपनसेट्स ओनली आफ्टर रीजनेबल प्रिकॉशंस आर टेकन। अगर आपने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए हैं तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, इफ़ अ फायर स्टार्ट्स इन अ फैक्ट्री, द ओनर मस्ट ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट और कॉल फायर सर्विसेज, नॉट जस्ट वेट फॉर इंश्योरर टू पे। अगर किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो फैक्ट्री का ओनर पूरे स्टेप्स लेगा कि फायर को मिनिमाइज़ किया जा सके और फायर सर्विस को कॉल करेगा, एक्सटिंग्विश जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको यूज़ करेगा। ये नहीं देखेगा कि आग लगी कोई चक्कर नहीं, मेरे को तो पैसे आ ही जाने, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस ऑपरेट्स ऑन द असेसमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस जो है किस पे बेस्ड होती है कि असेस करना कि कितना लॉस हुआ है और ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क करना किससे, इंश्योर्ड पर्सन से इंश्योरर की तरफ। द इंश्योर्ड ट्रांसफर्स द रिस्क टू द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम। उसके लिए एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या थे, इंश्योरर असेस द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट द रिस्क। जो इंश्योरर्स होते हैं वो असेस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा और वो कितने रिस्क में है, उसके हिसाब से वो जो है इंश्योर्ड को बताते हैं कि भाई इतना प्रीमियम बन गया। प्रीमियम्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रिस्क। ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रीमियम बनेगा। तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को देख के ही प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ फैक्ट्री विद फायर अलार्म्स एंड फायर मेजर्स मे पे अ लोअर प्रीमियम देन वन विदाउट देम। तो मतलब एक फैक्ट्री जिसमें सारे फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म, ये वो सब कुछ लगे हुए हैं, तो उसमें तो काफ़ी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, तो उसमें प्रीमियम क्या होगा, कम होगा। और अगर जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है उसमें प्रीमियम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं और आप ना ही शराब पीते ना ही सिगरेट पीते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं और आपने डिक्लेयर भी किया हुआ है तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि यू आर मोर प्रोन टू डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग रिस्क। इंश्योरेंस वर्क्स on the basis of pooling the risk of many to pay for the losses of few। तो इंश्योरेंस का मेन बेस होता है कि भाई एक पूल बना होता है, जिन्होंने पॉलिसीज़ ली हुई हैं उनमें में से कुछ बंदे ही रिस्क पे होते हैं और बाकी सारे जो है मिल के पूल करके अपने फंड्स, जो बंदे जो हैं लॉस लेते हैं या फिर जिनको लॉस होता है उनको जो है फंड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में पूलिंग ऑफ फंड्स ही है ये, ठीक है। तो उसके बाद इसमें की पॉइंट्स क्या है, प्रीमियम्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पॉलिसी होल्डर्स क्रिएट अ कॉमन फंड। सबसे पॉलिसी होल्डर से पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया जाता है। दिस फंड इज़ यूज टू पे क्लेम्स ऑफ द फ्यू हु सफर्स लॉस। तो जिनका लॉस हुआ है उन्हीं को कंपनसेट किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस pools the premiums of thousands of the people। हेल्थ इंश्योरेंस से thousands of people से पैसा लिया जाता है and only those who fall ill receive payouts। तो जो बीमार होते हैं उन्हीं को पैसा मिलता है, जो बीमार नहीं हो उनका पैसा तो गया, ठीक है। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीगल पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर अ लीगल एक्टिविटी और सब्जेक्ट। तो जो भी इंश्योरेंस
करा रहे हो आप जिस चीज़ की, जो पर्पज़ है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल पर्पज़ के लिए नहीं कि मैं बैंक लूटने चला था, मेरे को पुलिस ने गोली मार दी, उस केस के लिए मैं इंश्योरेंस ले ली, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी फॉर इलीगल गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें से की पॉइंट्स क्या हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंप्लाई विद लीगल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लाई करना चाहिए। नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड फॉर अनलॉफुल एक्ट्स। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। वन कैन नॉट इंश्योर स्टोलन प्रॉपर्टी और गेट कंपनसेशन फॉर स्मगलिंग रिलेटेड लॉस। कि अगर आप स्मगलिंग कर रहे थे, कुछ चोरी चकारी कर रहे थे, पुलिस ने आपकी पिटाई की, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले हुई है कि भाई अगर मैं ऐसे इलीगल चक्रों में फंस गया तो मेरे को इंश्योरेंस मिल जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये जो प्रिंसिपल्स है ये हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। दे इंश्योर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो ये इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो है काफ़ी एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना के रखते हैं ताकि दोनों एक दूसरे पे भरोसा करें। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स इज़ एसेंशियल नॉट ओनली फॉर दोज वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री बट ऑल्सो फॉर एवरी पॉलिसी होल्डर। ये सारे प्रिंसिपल्स दोनों साइड्स को पता होने चाहिए ताकि वो अच्छे से अपना रोल निभा सकें। बाय एडहरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस बिकम्स अ पावरफुल टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हमें पता है और हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो हमने रिस्क को अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे और फाइनेंशियली सिक्योर भी हो पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।